अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल वाइब्रेशंस फॉर नोन वन। अच्छा जी, लेटेस्ट वाइब्रेशन क्या होती है? एक्चुअली में हमें पता है ना कि एटम सॉलिड के अंदर जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है ना वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो मोनोटॉमिक बेसिस, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कोई एटम लाई कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनको हमें वाइब्रेट करवाना है तो वाइब्रेशन के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स देना पड़ेगा ना वाइब्रेशन का। तो फॉर एग्जांपल कोई वेव है, प्लेन वेव है जो इसमें से पास करती है इस एटम में से, ठीक है। ये एटम की बेसिस या लेटेस्ट बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब इसमें से वेव गुजरेगी या कोई भी वाइब्रेशन गुजरेगी तो क्या करेगी, एटम्स को मूव कर देगी। अब हमारे पास दो टॉपिक हैं बेटा कि एक जो है ना वो क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस। अब यहाँ पर एक एटम है एक लाइन के अंदर, कहाँ कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, n-1 लोकेशन के ऊपर, n के ऊपर और n+1 के ऊपर, मतलब 1 एटम ऑन द लेटेस्ट, मतलब हमने एक एटम को स्टडी करना है। नेक्स्ट इसी का जो है ना वो दूसरा टॉपिक डायटॉमिक के लिए, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान है, एक हमारे पिछले चैप्टर रहता है वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले ये इजी सा वाला कर लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट में बी रिगार्डेड एज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन विच एटम्स आर जॉइंट इनटू इलास्टिक मैसलेस स्प्रिंग्स। मतलब हमने ये पढ़ा था ना कि वाइब्रेशन जो है ना वो स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पे जो है ना वो इनकी मोशन होती है। तो स्प्रिंग इलास्टिक मैसलेस स्प्रिंग के तौर पर जो है ना ये बिहेव करते हैं। द मोशन ऑफ एनी सिंगल एटम इज़ शेयर्ड बाय ऑल द एटम्स। मतलब अगर एक एटम मूव करेगा तो वो दूसरे एटम के साथ डेफिनेटली एक एटम की मूवमेंट दूसरे एटम के साथ एसोसिएट होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है ना, तो अगर हमने एक एटम को मूव करवाया है तो डेफिनेटली बाकी एटम्स के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। द लेटेस्ट कैट वाइब्रेट फ्रीली इन इट्स नॉर्मल मोड और इट्स में एक्सपीरियंस फोर्स्ड वाइब्रेशन। मतलब वैसे भी तो वाइब्रेशंस होती हैं और इसके अलावा अगर हम उसके ऊपर कोई भी, मैंने जैसे बताया कि अगर कोई वेव पास करवाते हैं तो उस सूरत में भी वो क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन होती है। The normal mode vibrations are produced due to its internal energy, while forced vibration produced due to the effect of dynamic external force. The external forces may be of the mechanical or electromagnetic type in nature. Normal mode vibrations give information like thermal properties such as specific heat and thermal conductivity, while forced vibrations give information such as acoustical and optical प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो ये अंडरलाइन कर लें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसकी वजह से होती है। सिंपल वाइब्रेशन आपको पता है कि अगर एटम्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो उसकी जो है ना वो थर्मल कंडक्टिविटी एक मेन एप्लीकेशन है जो कि हमें इसकी मूवमेंट से पता चलती है, ठीक है। एटम्स मूव कर रहे हैं, ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस। कंसीडर वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ईच ऑफ मास m, लेट ए बी द लेटेस्ट पैरामीटर मतलब इनके जो है ना वो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए मतलब n-1 है। ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना ये ओरिजिनल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन जो है। और ये एटम जब वो वेव पास की है तो एटम अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गए हैं, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट ए बी द लेटेस्ट पैरामीटर जो कि एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस है। एट इक्विलिब्रियम ईच एटम इज इन इट्स इक्विलिब्रियम लेटेस्ट पोजीशंस गिवन बाय n-1 n and n+1 as shown in figure. We assume that atoms are simultaneously owing to mutual interaction between them. Therefore when a longitudinal wave, अब longitudinal wave मतलब कि जो वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं पास करेगी, ये ट्रांसवर्स वेव होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्लेन वेव पास करेगी जब इसमें से, तो एटम्स को क्या करेगी, आगे की तरफ डिस्प्लेस करवा देगी। देयरफॉर व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोपोगेटेड थ्रू द लेटेस्ट, द एंटायर प्लेन्स ऑफ द एटम मूव इन फेज विद डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द वेव वेक्टर। ये जो है ना ये वेव वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर ही जो एटम मूव कर जाएंगे। अब यहाँ ये लाइन पहले इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही थी, ये यहाँ से मूव कर कर इधर आ गई। सिमिलरली ये जो एन के ऊपर थी ये इधर आ गई। अब डिस्टेंस दोनों के दरमियान में अभी भी वही है, ठीक है। और ये जो लाइन थी ये इधर से मूव करके इधर चली गई और n+2 वाली इधर चली गई। क्लियर है? एट इक्विलिब्रियम ईच विद डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू वेव वेक्टर के planes of the atoms in equilibrium dashed lines and displaced atom solid lines during the passage of longitudinal wave is shown in figure 5.1. The atom displacements are perpendicular for the transverse waves propagation as shown in figure 5.3. सॉरी ये देखिए ये 5.3 के अंदर है कि अगर हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव पास करती है तो एटम ये जो ये वाला था ये वाला ऊपर को मूव कर गया ऐसे,
ये मूवमेंट होगी, मतलब कि ऊपर नीचे ऑसिलेट हो जाएंगे, आगे को मूव नहीं करेंगे। ये है जब ट्रांसवर्स वेव्स पास करती है। मैंने इसीलिए आपको जो एक तो ये वेव होती है ना, ये वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होती है मतलब जिसको हम पैरेलल वेव कहते हैं। तो जब पैरेलल वेव एक इधर एटम से टकराती है तो वो उसके साथ टकरा के उसको उसी डायरेक्शन में मूव करवाएगी ना, और ये वेव जब टकराएगी तो या एटम को ऊपर मूव करेगी, अगर लोअर पार्ट मूव करवाएगा तो नीचे की तरफ कर देगी। तो ये एटम्स जो है ना वो अपने लेटेस्ट पॉइंट से डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है ना वो डिस्प्लेस हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आती तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। The equilibrium of the motion of a plane is formulated on the basis of the following assumptions. Force on a plane is only due to the nearest neighbor interaction. तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर एक वेव आती है तो वो सबसे पहले इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी, तो उसके अगली जो वेव है वो उसको जो है ना वो ट्रांसफ़र करेगा। ये पीछे वाली मैं इक्वेशन के बारे में बता रही हूँ, ठहर मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि अगर हमारे पास यहाँ से वेव आके टकराती है तो वो सबसे पहले अपने नियरेस्ट नेबर के सबको ट्रांसफ़र होगी। ठीक हो गया, मतलब अपने नियरेस्ट पॉइंट्स को पहले होगी, बाद वाले को बाद में होगी। द फोर्स आर लीनियर, द फोर्सेस नेसेसरी टू प्रोड्यूस एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स, कि जितने एटम्स जो है ना वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, दिस इज़ नोन एज हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। These forces are linear. The forces necessary to produce atomic displacement are proportional to the relative displacement of these atoms. तो जो फोर्स है वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होगी, जितना वो डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि एटम जो है ना वो, ये मैं पिछले वाली दोबारा बता रही हूँ, पिछली वाली फिगर के बारे में बता रही हूँ, ये खाली जगह और ये जो है ना वो डॉट, अगर ये इस पॉइंट से इधर ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो यू जो है ना वो डिस्टेंस है, यू एन हो गए। अगर इससे इधर हो गए हैं तो वो यू एन प्लस वन हो गया। अगर यू एन माइनस वन से आए हैं तो ये इस तरह से यू के जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन, प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, लेट अस एनालाइज द मोशन ऑफ प्लेन एन। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लेन एन इज द रिजल्ट ऑफ प्लेन एन प्लस वन एंड एन माइनस वन, एन प्लस वन की वजह से और एन माइनस वन की वजह से। अच्छा जी, ये दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स जो है ना वो एन पर जो लगेगी, एन प्लस वन है ना, एन प्लस वन पे कब जाएगा, जब एन से एन प्लस वन पे, मतलब अगर हम फोर्स लगाते हैं एन पर लगाते हैं तो वो किधर मूव कर जाएगा, एन प्लस वन के ऊपर। एन माइनस वन के ऊपर लगाते हैं तो वो किधर मूव कर जाएगा, इधर। तो हम बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। देखिए एन प्लस वन माइनस एन और माइनस ए यू एन माइनस, हमने दो प्लेन्स कंसीडर किए, एन प्लस वन एंड एन माइनस वन। एक्टिंग ऑन द प्लेन एन इज़ द रिजल्ट ऑफ प्लेन एन प्लस वन एंड एन माइनस वन। क्लियर? हाँ जी, यू ऑफ एन माइनस यू एन माइनस, यहाँ पर यू एन एन प्लस वन यू एन माइनस से जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, ए क्या है, लेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास आ गया यू ऑफ एन प्लस वन, यू ऑफ एन माइनस वन और माइनस टू यू ऑफ एन। अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और इस वाली नेक्स्ट जो है ना सेकंड लॉ पहले अप्लाई करके एम डी टू यू एन ओवर डी टी स्क्वायर। हाँ जी, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। जब सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि एफ एन फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम डी टू यू एन ओवर डी टी। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के ये जो राइट साइड पे एफ एन की वैल्यू है ना, ये एफ एन की वैल्यू पुट करेंगे, एम इज़ द मास एंड डी टी यू ओवर डी टू यू एन ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो यू एन है ना, ये हमारे पास है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है, यू एन इज़ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दैट द एटम्स। अच्छा, यू एन प्लस वन अगर वो एक स्टेप आगे जाता है और यू एन माइनस वन अगर वो एक स्टेप पीछे जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, एम डी टू यू एन ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू ऑफ एन प्लस वन प्लस यू ऑफ एन माइनस वन माइनस टू यू ऑफ एन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5.3 है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका सोल्यूशन जो है ना हमारे पास आ गया, यू एन इज इक्वल टू यू नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एन अल्फ़ा। ये इसका सोल्यूशन है जो कि हमने निकालना नहीं है, इसको एज इट इज़ ही हमने लिख लेना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर एन है ना, यहाँ पर एन है ना, के एन ए, हम यहाँ पर पुट करेंगे एन प्लस ए और हम यू एन प्लस ए की वन की वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ पर पुट करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर हम पुट करेंगे
इसी पॉइंट के ऊपर हम पुट करेंगे n-1, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे n-1 की। ठीक हो गया। तो जब सबसे पहले हम un+1 पुट करते हैं, जब un+1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है u0 e की पावर आयोटा। चलो यहाँ से रह गया, वेयर ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड u0 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड na इज़ द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ nth एटम। देखें a जो है ना वो एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में स्पेसिंग है। अब nth एटम की जो होगी तो वो na हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम एंड k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इज द वेव वेक्टर और प्रोपगेशन वेक्टर। नाउ यूजिंग प्रोपगेशन वेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि k डायरेक्शन के अंदर ही जो है ना वो मूव करेगा एटम, जब उसके ऊपर वेव एक्ट करेगी। इस द वेव वेक्टर और प्रोपगेशन वेक्टर, इसको हम वेव वेक्टर कहते हैं और इसको हम प्रोपगेशन वेक्टर भी कहते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 5.4, अच्छा जी, जब इसके अंदर पुट करेंगे अयोटा ओमेगा टी प्लस के हाँ जी, अयोटा ओमेगा टी प्लस के n+1 पुट करेंगे ना, तो हमने इस इक्वेशन को दोबारा से पहले वाली फॉर्म में लेके आना है। ये देखें हमने क्या किया है, ओमेगा टी के एन और ए को लैदा कर लिया, ये और जो ई की पावर अयोटा के है ना इसको लैदा करें। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक टर्म बच जाएगी ई की पावर अयोटा के, उसको हम अलहदा कर लेंगे। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये किसके बराबर है, u ऑफ n के बराबर है। u ऑफ n+1 भी किसकी फॉर्म में आ गया है, u ऑफ n+1 भी किसकी फॉर्म में आ गया है, u ऑफ n की। क्लियर हो गया। अच्छा ये ना आपकी बुक पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, ये मैं आपको भी बता देती हूँ, सही करवा देती हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास u ऑफ n+1 की वैल्यू आ गई और सिमिलरली जो है ना u ऑफ n-1 की जो वैल्यू आ गई वो आएगी माइनस में, क्योंकि डेफिनेटली बाहर माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, u ऑफ n को डिफ्रेंशिएट करना है। जो पहले u ऑफ n था ना यहाँ पर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ई की पावर अयोटा के एन ए है, तो डी टी के रिस्पेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ अयोटा ओमेगा आ जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो d2un ओवर dt स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर un। यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना हम पुट कर देंगे और इस तरह से ये वाली जो टर्म है ना यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पावर में कर दी हैं जबकि ये पावर में नहीं है, ये इस तरह से है। अपनी बुक के ऊपर ठीक कर लीजिएगा, u ऑफ n ई की पावर अयोटा के ए और उसके बाद नीचे प्लस है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है u ऑफ n ई की पावर माइनस अयोटा के ए, वैल्यूज़ पुट की है ना, फिर -2 u ऑफ n ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें पावर में की हैं जो कि पावर में नहीं आती। ये यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये इस वाले टर्म के अंदर भी मिस्टेक है, क्योंकि जब u ऑफ n लेंगे तो पूरे में से कॉमन लेंगे। ये अपनी बुक पर करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर -2 को पावर में ले गए हैं लेकिन ये -2 भी पावर में नहीं आता। ये वाली टर्म जो है ना ये सही है। ई की पावर अयोटा के ए हाँ जी, ये आ गया है जी ई की पावर अयोटा के प्लस ई की पावर माइनस अयोटा के -2। अच्छा, अब ये आपने मतलब कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कॉस थीटा है ना वो बराबर होता है ई की पावर अयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा, सॉरी प्लस ओवर 2। ये दोबारा लिखती हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर अयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2। अगर साइन थीटा आएगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है ना अब ये टर्म आती है, तो हम लोगों ने अब यहाँ से कॉस थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 2 कॉस ऑफ थीटा। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ई की पावर अयोटा के माइनस, तो ये 2 कॉस के माइनस 2 आ जाएगा। 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर। अच्छा, u ऑफ n दोनों तरफ से ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये मैंने नहीं आपको बताया, करेक्शन करवा दी थी। अच्छा जी, तो 2a cos k -1 आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये होता है cos 2k -1। cos 2k बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर k ओवर 2। तो यहाँ पर हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा के -4a साइन स्क्वायर k ओवर 2 हाफ एंगल आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अल्फ़ा 4a ही आना है, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं आना, यहाँ पर एक ही आ रही है। ये बुक के अंदर मिस्टेक है, तो आपने एक ही डिजिट लगना है। ठीक है, 4a ओवर m साइन k ओवर a k ओवर 2। इक्वेशन 5.8 इज द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल लेटर्स
इफ़ वी रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस सी इज इक्वल टू अल्फा ए। अच्छा, यहाँ पर अल्फा ए आएगा एंड द मास पर यूनिट लेंथ m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो ये यहाँ पर ये पुट करेंगे अल्फा सॉरी ये अल्फा ही है, ये 2 अल्फ़ा ही है, ए नहीं है। सॉरी, ये शुरू से अल्फ़ा चलता आ रहा है, ए नहीं है। ये ए अंदर वाले के अंदर ए है और ये अल्फ़ा है। अच्छा जी, तो यहाँ से ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। स्टिफनेस कांस्टेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है सी इज इक्वल टू अल्फ़ा है और रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ए लेंथ है। और जब ये इसके अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2a ओवर सी ओवर पी और साइन के ओवर 2 प्लस माइनस 2a। और अब हम सी ओवर पी किसके बराबर है? अंडर रूट सी ओवर पी इज द कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेटस एंड एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ नॉर्मली रेफर्ड एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन सॉलिड्स। सिंस द फ्रीक्वेंसी ओमेगा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ के, सो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का साइन ओमिट कर देंगे 2 ओवर ए वी एस साइन के ओवर 2. This is also called as Dispersion relation for one-dimensional monatomic lattice. The solution of these types are possible only if omega is related to k. K wave vector के साथ relate होना चाहिए, ठीक है। This relation is called dispersion relation as plotted in figure 5.4. The following important, ये इसको जो है ना वो प्लॉट किया गया है इस तरह से। ये ओमेगा है, ये प्लस माइनस के पाई ए ओवर ए और ये प्लस पाई ओवर ए, और ये अगर चेंज आता है तो उसके अंदर वेव किस तरह से मूव करती है। द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लेटस, ठीक है। ये आप लोगों ने प्लॉट कर लेना। ये माइनस पाई ओवर ए, ये प्लस पाई ओवर ए, ये माइनस पाई ओवर ए, ये ओमेगा आ गया और ये फर्स्ट पेरिडियन जोन आ गया और ये सेकंड पेरिडियन जोन आ गया। Can be obtained from this relation where k is very small, then sin k over a over approximately equal to k a over 2 and sin theta approximately equal to theta when theta is very small। ये टर्म हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई है। तो इक्वेशन 5.9 ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? 2 ओवर ए वी एस के ओवर 2। तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी एस के। हेयर वी इंट्रोड्यूस द टर्म्स फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। The phase velocity of wave is defined as the rate of advancement of a point of constant phase along the direction of wave propagation। phase velocity क्या होती है? The rate of advancement, कि कितना आगे जो है ना वो पॉइंट मूव कर रहा है ऑफ कांस्टेंट फेज के, जब तक उसका फेज जो है ना वो कांस्टेंट रह रहा है। मीन अगर लेटेस्ट पॉइंट है वो यहाँ से मूव कर रहा है, किस पॉइंट तक जो है उसकी वो विदाउट चेंजिंग इन द फेज मूव करता है, किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्लियर हो गया? वीपी होता है ओमेगा ओवर के, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 ओवर कैपिटल के साइन अल्फा ओवर एम साइन के ओवर 2। फाइव 5.8 इक्वेशन यूज़ की है यहाँ पर, ये वाली ओमेगा की यूज़ की है। ये आगे जो सिंप्लीफाई किया ये वाली नहीं यूज़ की, ये वाली यूज़ की गई है। ठीक हो गया? और पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करनी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव और इट्स एनवेलप एंड रिप्रेजेंट द वेलोसिटी विद विच द वेव ट्रांसमिट एनर्जी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेलोसिटी की जो है ना वो एनर्जी की जो प्रोपगेशन को शो करता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज डी ओमेगा ओवर डी कैपिटल के। तो उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे 2 ओवर के वाले को, तो 2 अल्फ़ा ओवर एम के ए ओवर 2। तो जब इसके ऊपर करेंगे तो ये कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये भी ना स्मॉल के और ये कैपिटल के का आपने ध्यान रखना है, ये सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर के नहीं है ना, यहाँ पर के नहीं है, तो ये के डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ के इसके अंदर आ रहा है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा और के बाहर आ जाएगा। के की वैल्यू 1 के का डेरिवेटिव 1 ए ओवर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए अंडर रूट ए ओवर एम कॉस के ओवर 2। दस बोथ वी पी एंड वी जी आर फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। Thus for this is called as phenomena of dispersion and the medium is known as dispersive medium. For vary for long wavelength limit, Vp is equal to Vg is equal to Vs। ठीक हो गया? ये सारी वेव वेलोसिटीज़ क्यों होंगी? बराबर होंगी। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए। डिस्पर्जन
effects are negligible and medium behaves like a homogeneous continuous medium as the sine function is periodic and maximum value is plus minus 1, so the maximum frequency is omega maximum is equal to 2 alpha over m। अगर साइन k ओवर 2 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो k ओवर 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और k इज इक्वल टू पाई बाई 2 किसके बराबर आएगा, ये पाई बाई 2 के वैल्यू के जो है ना बराबर आएगा अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू विल गिव k इज इक्वल टू पाई ओवर ए, लैम्डा इज इक्वल टू 2a। फ्रॉम दिस रिलेशन द ग्रुप वेलोसिटी vg इज इक्वल टू 0 एंड द फेस वेलोसिटी इज, ये फेस वेलोसिटी की वैल्यू डिराइव कर दी गई है, ठीक है। बाकी उसके बाद ये दिस कन्फर्म्स दैट नो ट्रांसफर्स ऑफ सिग्नल और एनर्जी टेक प्लेस फॉर दिस फ्रिक्वेंसी लिमिट एंड द वेव बिहेव लाइक ए स्टैंडिंग वेव। अगर हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की लिमिट आएगी तो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। द स्कीमेटिक पिक्चर विच शोज द लीनियर लाइन ऑफ द एटम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए वेव एंड ए लॉन्ग वेवलेंथ केस एंड स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग वेव से लॉन्ग वेवलेंथ केस एंड ये शॉर्ट वेवलेंथ केस आ गया होगा, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद डायटोमिक प्राइमिटिव बेसिस।